हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हम जिस लेटिस पे वर्क कर रहे थे दैट इज़ योर डायरेक्ट लेटिस। तो डायरेक्ट लेटिस में हमने जो है हम जो कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते थे टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। तो हम वो कोऑर्डिनेट्स कौन से लेते थे? आपके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स लेते थे। यानी कि हम जो है डायरेक्ट लेटिस में जो है स्पेस कोऑर्डिनेट्स पे काम कर रहे थे। पर अब हम जो है न्यू लेटिस हम डिफाइन करेंगे आज, दैट इज़ रेसिप्रोकल लेटिस। और उसके अंदर जो भी हम काम करेंगे, किसी भी पॉइंट की अगर मुझे स्पेसिफाई करनी है पोजीशन, तो वो हम जो है स्पेस कोऑर्डिनेट के स्पेस कोऑर्डिनेट से हम जो है उसे स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ द नीड फॉर रेसिप्रोकल लेटिस, कि हमें रेसिप्रोकल लेटिस की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। अभी तक हमारा काम चल रहा था डायरेक्ट लेटिस से, तो हमें ये न्यू टर्म हमें डिफ़ाइन करने की क्या ज़रूरत पड़ी, तो वो हम जो है आज के लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे आपका रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर फॉर ऑर्थोगोनल क्रिस्टल एक्सिस। ऑर्थोगोनल क्रिस्टल एक्सिस के लिए हम जो है रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर्स हम जो है कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम जो है हमें पढ़ना है दैट इज़ के स्पेस, क्योंकि आप अच्छी तरह से आपको जो है मोमेंटम आप कह सकते हो। सो के स्पेस देखते हैं हम क्या है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास क्या है यहाँ पे, कि मान लो अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं और उनका मुझे अगर मोशन डिफ़ाइन करना है, तो मेरे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं और मुझे उसका क्या करना है, मोशन डिफ़ाइन करना है। तो हमें 6 डायमेंशनल स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। वो कौन सा होता है आपका स्पेस कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट, एक्ट डी एक्स डी वाई एंड डी जेड, डी पी एक्स डी पी वाई एंड डी पी जेड। तो मुझे 6 डायमेंशनल स्पेस की ज़रूरत पड़ती है अगर मुझे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मुझे मोशन डिफ़ाइन करना है। ठीक है, तो मोशन मतलब कि क्या पोजीशन है उनकी, वो तो हमें पोजीशन कोऑर्डिनेट से देंगे। और जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो उनका मोमेंटम होगा वो हमें कौन दे देगा, डी पी एक्स डी पी वाई एंड डी पी जेड। तो हम जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का हम क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन हम डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास जो है अगर हम क्रिस्टल की बात करते हैं, तो क्रिस्टल में क्या होता है, हमारे पास एटम्स जो हैं वो अपने, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है दैट इज़ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। मैंने यहाँ पे एक आइडियल क्रिस्टल मैंने यहाँ पे कंसीडर किया, मान लो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो हमें पता है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर जो है एटम्स जो हैं वो कहाँ पे, कॉर्नर पे जो है प्लेस्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेटेस्ट पॉइंट्स, लेटेस्ट साइड्स हैं आपकी, लेटेस्ट पॉइंट्स जिसको आप कहते हो, तो यहाँ पे जो है कॉर्नर्स पे क्या है, एटम प्लेस्ड है। ठीक है, एटम कह लो या मॉलिक्यूल्स कह लो। अब ये जो एटम्स हैं हम मान के चलते थे कि ये जो है स्टेशनरी हैं, बट ऐसा नहीं होता। इवन एट 0 केल्विन जो है ये जो है एटम्स जो है या मॉलिक्यूल्स कह लो, तो ये जो है क्या करते हैं, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट जो है वाइब्रेट करते हैं। अपने लेटेस्ट साइड के अबाउट क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो है वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर मैं एवरेज पोजीशन की बात करूं, ठीक है ना, तो मोशन अबाउट एवरेज पोजीशन की बात करूं, तो इसको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज अ सम ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो ये जो है बेसिकली क्या कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर कोई भी एटम्स जो है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन एग्जीक्यूट करता है, तो उसको हम जो है फोरियर सीरीज़ की टर्म्स में इस तरह से लिख सकते हैं। तो वो क्या है आपका ए नॉट प्लस समीशन एन ए एन कॉस ओमेगा टी प्लस समीशन एन बी एन साइन ओमेगा टी। तो ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी एटम्स क्या कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन शो कर रहे हैं। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस जो है बेसिकली इनके साथ जो है 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमेशा एसोसिएटेड होती हैं। वो कौन सी होती है आपकी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड योर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो है आपके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ये भी क्या कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाली हूँ कि इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस को मैं क्या करती हूँ, क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट करती हूँ। तो यहाँ पे जो है क्वांटम मैकेनिकली जो है हमें कहाँ से क्या आइडिया मिलता था, क्वांटम का आइडिया मिलता था। तो इस क्वांटम का आइडिया यानी कि फोटोन का जो आइडिया है, इसको मैंने किसके साथ एसोसिएट कर लिया, लेटेस्ट वाइब्रेशन के साथ एसोसिएट कर लिया। तो मैंने कहा कि ये जो लेटेस्ट वाइब्रेट कर रहे हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, अपने में से क्वांटा एमिट कर रहे हैं। क्वांटा एमिट कर रहे हैं यानी कि फोटोन्स एमिट कर रहे हैं। तो ये जो फोटोन्स एमिट कर रहे हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है आपकी, ओमेगा। सो एनर्जी इनके साथ जो एसोसिएटेड होती है फोटोन्स के साथ, वो क्या है, एच कट ओमेगा। तो यानी कि जो क्वांटम ऑफ वाइब्रेशंस मैंने कंसीडर की हैं, बेसिकली आप ये क्या है, फोटोन्स हैं, और उन फोटोन्स की जो एनर्जी है वो क्या है आपके पास, एच कट ओमेगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स लगाऊं तो मोमेंटम को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, मोमेंटम इज़ बेसिकली एच कट के।
तो पी वैक्टर इज इक्वल टू एच कट के। तो यहाँ पे जो के है, यहाँ एच कट है वो क्या है, एच बाय में 2 पाई है, और के जो है दैट इज़ योर वेव वेक्टर, ठीक है। और के वेक्टर जो है बेसिकली आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो 2 पाई बाय में लैम्डा। तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो के क्या है आपका 2 पाई बाय में लैम्डा के इक्वल है। तो आप देखोगे एक ऐसा पैरामीटर रहेगा, इन तीनों पैरामीटर्स में एक ऐसा पैरामीटर रहेगा जो कभी भी जो है इसके अंदर जो है सॉलिड के अंदर कभी भी चेंज नहीं होगा, एंड दैट पैरामीटर इज़ योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहती है बच्चे, सेम रहती है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। सो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जो वेलोसिटी और लैम्डा की अगर मैं बात करूँ, वेलोसिटी या फिर आप कह लो के वेक्टर की अगर हम बात करें, तो ये जो है मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। तो इस करके चाहे कोई सा भी मीडियम, आप सॉलिड को कहीं पे भी रख दो, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल को, ओमेगा विल नॉट चेंज। जो आपके पैरामीटर्स चेंज होंगे वो कौन से होंगे, आपके लैम्डा एंड न्यू वेलोसिटी कह लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो आपका ओमेगा है वो किसके साथ चेंज हो रहा है, आपका के साथ चेंज हो रहा है। तो ओमेगा जैसे जैसे हम के चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारा ओमेगा चेंज हो रहा है। तो उस केस के लिए जो है ये जो मीडियम आपका क्या कहलाएगा, ये जो प्रोसेस भी कह लो, ये क्या कहलाएगा, आपका डिस्पर्जन कहलाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये मेन पॉइंट तो आपका यही है कि P इज इक्वल टू एच कट के। मान लो हमने एच कट को क्या ले लिया, यूनिट ले लिया, तो इन दैट केस हम ये कहेंगे कि जो आपका मोमेंटम कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल बन गया, आपके के स्पेस कोऑर्डिनेट्स के इक्वल हो गया। तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को किससे रिप्लेस कर सकते हो, के स्पेस कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर सकते हो। तो मुझे अगर वॉल्यूम एलिमेंट इन के स्पेस लिखना है, पहले वॉल्यूम एलिमेंट आप मोमेंटम स्पेस में लिखते थे, वो क्या लिखते थे, डी पी एक्स डी पी वाई एंड डी पी जेड। अब आप कैसे लिखोगे के स्पेस में, तो डी के एक्स डी के वाई एंड डी के जेड। तो कोई भी मूविंग पार्टिकल है, अगर मुझे उसकी पोजीशन स्पेसिफाई करनी है तो मुझे 6 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। अब इस केस के लिए जो 6 कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, आपके स्पेस कोऑर्डिनेट्स एंड योर के स्पेस कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। पहले डायरेक्ट लेटिस में हम जो बात करते थे वो स्पेस कोऑर्डिनेट्स और मोमेंटम कोऑर्डिनेट होते थे। अब स्पेस कोऑर्डिनेट एंड के स्पेस कोऑर्डिनेट्स आपके रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये देखो, अभी तक हमने जो के स्पेस के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये सारा हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। तो मोमेंटम को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, के स्पेस से। तो के स्पेस अगर किसी भी पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल की पोजीशन डिटरमाइन करनी है 6 डायमेंशनल स्पेस से, तो वो इस तरह से प्रेजेंट होगी। अब फर्दर हम आगे बढ़ रहे हैं। फर्दर क्या है हमारे पास, हम मान के चलते हैं जो हमने सॉलिड कंसीडर किया है वो कैसा है, आपका पीरियोडिकली अरेंज्ड है। अब देखो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स जो है हमने कंसीडर करे हैं वो कैसे हैं, पीरियोडिकली अरेंज्ड हैं, ठीक है। एक के बाद दूसरा इस तरह से पॉइंट जो है वो क्या है, पीरियोडिकली अरेंज्ड है। इस अगर एटम्स पीरियोडिकली अरेंज्ड हैं तो ऑफकोर्स इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी क्या होंगे, पीरियोडिकली अरेंज्ड होंगे। तो अगर मैं एटम्स इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो ये इन लेटेस्ट पॉइंट्स पे अगर मान लो एटम है, हर एटम जो है वो अगर क्या है, पीरियोडिकली अरेंज्ड है, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके अंदर वो भी कैसे होंगे, आपके पीरियोडिकली अरेंज्ड होंगे। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लेके चला है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, तो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मैं सॉलिड की लिखूँ, कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिखूँ, तो उनकी भी क्या होगी, सेम पीरियोडिसिटी होगी, ठीक है। यानी कि वो भी क्या होंगे, सेम पीरियोडिक होंगे। तो देख लेते हैं, अगर वो सेम पीरियोडिक है तो इन दैट केस अगर कोई भी पीरियोडिक फंक्शन, अगर मैंने क्या माना है यहाँ पे, जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे देखूँ कि यहाँ पे जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, आफ्टर सम पॉइंट मैं किसी टी ट्रांसलेशन की और मैंने यहाँ पे पहुँची, तो मुझे क्या मिला, सेम यहाँ पे भी उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे मिले। तो यानी कि एन आर, अगर आप किसी आर पोजीशन पे हो और आफ्टर एन आर प्लस में टी जब आपने कुछ ट्रांसलेट किया, टी तक ट्रांसलेट किया, तब भी नंबर डेंसिटी उतनी ही मिल रही है। तो हम क्या मानते हैं कि ये जो हमारा क्रिस्टल है वो कैसा है, आपका पीरियोडिक है। तो कोई भी फंक्शन, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन, उसको हम जो है हमेशा फोरियर सीरीज में एक्सप्रेस करते हैं। तो हम जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस तरह से जो है पीरियोडिक सॉलिड के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो क्या है आपका, एन आर इज इक्वल टू समीशन जी एन जी ई की पावर माइनस में आई जी आर। तो यहाँ पे जो हमारे पास n है, एन जी की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, आपका फोरियर कोफिशिएंट है g के कॉरस्पॉन्डिंग। और यहाँ पे जो g's है ना, ये आपकी जो g's हम कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज़ योर रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर मान लो हम एन आर पे थे, आफ्टर सम ट्रांसलेशन t हमने किया, तो उसके बाद हमें जो है क्या मिलेगा, सेम मुझे क्या मिल रहा है,
कि सेम डेंसिटी मिल रही है मुझे, तो यानी कि अगर मुझे एन आर प्लस में टी लिखना है तो वो क्या होगा, यहाँ पे आर किससे रिप्लेस हो जाएगा, आर प्लस में टी से, ठीक है। तो हम डेंसिटी, ये तो डेंसिटी एन आर जो है डेंसिटी हम देख रहे थे किसी इस पॉइंट पे, तो आफ्टर ट्रांसलेशन मैंने डेंसिटी देखी एन आर प्लस में टी, तो हमारे पास क्या आ गया, वो इस तरह से आ गया, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर कोई पीरियोडिक लेटिस है तो एन आर किसके इक्वल होगा, एन आर प्लस में टी के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया समीशन जी एन जी ई की पावर माइनस में आयटा जी आर इज इक्वल टू समीशन जी एन जी ई की पावर माइनस में आयटा जी आर प्लस में टी। तो यहाँ से आप देखोगे ये कैंसिल हो जाएगा, अब मतलब कैंसिल नहीं करना है इसको, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, एक तरह से हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से ई की पावर माइनस आयटा जी आर जो है वो भी कैंसिल, तो ई की पावर माइनस आयटा जी किसके, जी टी किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया है, 1 के। तो यहाँ पे बच्चे इसको इस तरह से समझ लेना कि ये जो टर्म है ना, ये 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, ई की पावर माइनस में आयटा जी टी वैक्टर, ठीक है। तो ये इधर ले जाओ, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, तो ई की पावर आयटा जी टी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, ई की पावर आयटा 2 पाई एन। तो यहाँ से हमारे पास जो है कॉस 2 पाई एन प्लस में आयटा साइन 2 पाई एन, ये हमारे पास इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल को इस तरह से खोल सकते हैं। तो एन क्या आपका इंटीजर है, 0 प्लस माइनस 1 इस तरह से। तो जी टी जो है हमारे, हमने जो जी टी इज इक्वल टू 2 पाई एन से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो पीरियोडिसिटी हमने जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर देखी है, इसके अंदर जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जी टी की क्या होंगी, डिस्क्रीट वैल्यूज़ होंगी। और इसको हम क्या कहेंगे बच्चे, जी टी को हम क्या कहेंगे, आपका रेसिप्रोकल लेटिस। तो ये सारा हमारा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट था। अब हम जो है थोड़ा इसको अच्छी तरह से हम जो है समझते हैं कि रेसिप्रोकल लेटिस एक्चुअली में आपका है क्या। सो व्हाट इज़ द नीड फॉर रेसिप्रोकल लेटिस, तो नीड क्या, जरूरत क्या पड़ी थी हमें रेसिप्रोकल लेटिस की। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या रखा है, तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास अगर मैं लेटिस प्लेन्स की बात करूँ तो इस तरह से आपके लेटिस प्लेन्स होते थे। ये मैंने सिर्फ एक ओरिएंटेशन की बात करी है। तो एक्स-रे डायफ्रैक्शन का मतलब यहाँ पे ये होता था बेसिकली कि ये जो पैरेलल सेट्स ऑफ प्लेन से क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है। और जैसे ही 2D sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तो हमें क्या मिल जाती थी, रिफ्लेक्शन मिल जाती थी, ठीक है। तो यानी कि हम ये कह रहे हैं कि एक्स-रे डायफ्रैक्शन इज बेसिकली क्या है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ पैरेलल सेट्स ऑफ प्लेन। अब यहाँ पे ये तो हमने सिर्फ एक ओरिएंटेशन विजुअलाइज कर रहे हैं। अब ऐसे करके हमारे पास जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर जो है बहुत सारी ओरिएंटेशन होती हैं, और कुछ ऐसी ओरिएंटेशंस भी होंगी जो क्या हो रही होंगी, इंटरपेनिट्रेट कर रही हैं। अब ये देखो, ये जो है ये ओरिएंटेशन लो, ये ओरिएंटेशन लो, अब ये क्या कर रही हैं, बेसिकली इंटरपेनिट्रेट कर रही हैं। तो उसके लिए अब हर एक के लिए क्या है, डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं, और जो प्लेन हम कंसीडर कर रहे हैं इंटरपेनिट्रेटिंग, हर एक की डिफरेंट ओरिएंटेशन है और उनकी स्पेसिंग भी डिफरेंट है, और वो भी क्या कर रहे हैं, एक्स-रे डायफ्रैक्शन शो कर रहे हैं। तो हमें इसका मतलब ये है कि जितने भी सेट्स ऑफ प्लेन्स हैं वो क्या करते हैं, आपका एक्स-रे डायफ्रैक्शन शो करते हैं। तो इन सभी प्लेन्स को मुझे विजुअलाइज कर पाना है एक साथ, तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और आप इस तरह से भी कह सकते हो, मान लो मेरे पास प्लेन है 300, ये इससे भी बड़ा प्लेन की अगर मैं बात करूँ 400, और मैं आपको कहूँ कि मुझे इसका क्या बना के दो, आप इसे विजुअलाइज करो, इसका मुझे क्या प्लेन ड्रॉ करके दो। तो इस तरह से जैसे जैसे हमारा जो है क्या बढ़ेगा, एच के एल इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हमारा एच के एल इंक्रीज़ होगा तो उस पॉइंट पे हमारे पास जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। क्योंकि हमें डी का रिलेशन हमें पता है, डी का रिलेशन अगर मैं बात करूँ सिंपल क्यूबिक के लिए तो क्या, एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर की पावर क्या है, 1/2। तो जैसे जैसे प्लेन बढ़ रहा है, मिलर इंडिसेस बढ़ रही है, जैसे जैसे प्लेन बढ़ रहा है हमारा, वैसे वैसे डी स्पेसिंग कम होती जा रही है, और इस चीज़ को हमें विजुअलाइज करना वो क्या होता जा रहा है, डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो जितने भी प्लेन्स हैं अगर वो इंटरपेनिट्रेट कर रहे हैं तो हर एक की डिफरेंट ओरिएंटेशन है, वो सारे के सारे क्या है, ब्रैग्स रिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, पर हर एक को विजुअलाइज करना, सभी प्लेन्स को विजुअलाइज करना क्या हो रहा है, डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो है हमारे पास रेसिप्रोकल लेटिस का कंसेप्ट आया था, एंड दैट कंसेप्ट वाज गिवन बाय पीपी एवलर्ड, इन्होंने दिया था। तो इन्होंने क्या कहा था कि ये जो इस तरह की अगर मुझे क्या करना है, इंटरपेनिट्रेटिंग प्लेन्स हैं, इनकी अगर मुझे डिस्क्रिप्शन देनी है या रिप्रेजेंटेशन देनी है तो उसके लिए जो है मुझे क्या करना पड़ेगा कि दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मुझे डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। और वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी होंगी आपके पास, इन दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके जो है मैं इन सेट्स ऑफ इंटरपेनिट्रेटिंग प्लेन्स की मैं बता सकती हूँ, इनको विजुअलाइज कर सकता हूँ। तो वो कौन सा है आपका, देयर स्लोप एंड देयर इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो
जो मुझे दो मेथड चाहिए, दो इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ चाहिए जिससे मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ इस तरह के इंटरपेनिट्रेटिंग प्लेन्स को, तो वो क्या चीज़ है आपकी, स्लोप और उसकी स्पेसिंग। तो हर सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स जो होंगे डायरेक्ट लेटिस के अंदर, वो उसको मैंने किस तरह से रिप्रेजेंट किया, मान लो एक नॉर्मल की तरह रिप्रेजेंट किया, और उन जो नॉर्मल से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ हर प्लेन को, और उन प्लेन्स की क्या होंगी, जो लेंथ होगी, दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, मान लो दिस इज़ योर डायरेक्ट लेटिस, ठीक है, तो हर डायरेक्ट लेटिस में जो प्लेन्स होंगी उनकी डिफरेंट की क्या रही होंगी, ओरिएंटेशन रही होंगी। तो हर सेट्स ऑफ प्लेन से मैंने क्या किया, हर सेट्स ऑफ प्लेन से मैंने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, और वो जो नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया है, जैसे मैंने ये जो सेट्स ऑफ प्लेन है इससे मैंने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, मान लो दिस इज़ द नॉर्मल, ठीक है, ये सेट्स ऑफ प्लेन से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो हर सेट्स ऑफ प्लेन से मैंने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, और उस नॉर्मल की जो मैंने लेंथ कंसीडर करी है, तो यहाँ से अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है ना, 3D में। तो नॉर्मल जो ड्रॉ किया है उसकी जो मैंने, अगर मैं लेंथ की बात करूँ, उसकी जो लेंथ मैंने कंसीडर किया है वो क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने ये देखा कि वो क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग का रेसिप्रोकल है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे पैरेलल सेट्स ऑफ प्लेन्स होंगे, और हर सेट्स ऑफ प्लेन से आपको क्या करना है, हमें एक उसको नॉर्मल की तरह सोच के चलना है कि हमने हर सेट्स ऑफ प्लेन से हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, ठीक है। और वो जो नॉर्मल्स होंगे वो मान लो किसी आर्बिटरी ओरिजिन पे के रेफरेंस हम ले रहे हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल्स होंगे उनका जो एंड होगा, मान लो ये जो प्लेन है इसका नॉर्मल ये है, हर प्लेन का अलग अलग नॉर्मल होगा, तो उसका प्लेन, अब मैंने एक सेट ऑफ प्लेन लिया, इसका नॉर्मल मान लो ये, जो इसका एंड पॉइंट होगा वो हमें क्या देगा, एक मार्क देगा, ठीक है ना, एक पॉइंट देगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके बहुत सारी सेट्स ऑफ प्लेन्स हैं, और हर एक का हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, हम उसको क्या ड्रॉ कर रहे हैं, नॉर्मल्स ड्रॉ कर रहे हैं, और हर एक का एंड पॉइंट हमें मिलेगा। तो ये जो मार्क्ड टर्मिनल पॉइंट्स होंगे सभी के, सभी पॉसिबल नॉर्मल्स के, जो कि कहाँ से मिल रहे हैं, पैरेलल सेट्स ऑफ प्लेन से मिल रहे हैं, वो एक तरह की रेगुलर अरेंजमेंट बनाएंगे, और वो रेगुलर अरेंजमेंट इन पॉइंट्स की क्या कहलाएगी बच्चे, आपकी रेसिप्रोकल लेटिस कहलाएगी। सो बेसिकली जो है हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि मान लो ये बहुत सारे सेट्स ऑफ प्लेन्स हैं, बहुत सारे पैरेलल प्लेन्स हैं, और हर सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन के लिए हमें क्या मिले, हम ड्रॉ करेंगे एक नॉर्मल, और उस नॉर्मल से हमें कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। इस तरह से मान लो ये हमारा जो है, ये जो है हमारे सारे पैरेलल सेट्स ऑफ प्लेन्स हैं, ठीक है। आप इस तरह से ड्रॉ कर लो, बहुत सारे पैरेलल सेट्स ऑफ प्लेन्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो हर पैरेलल सेट्स ऑफ प्लेन से, यानी कि ये हमारी एक ओरिएंटेशन हो गई, ये एक ओरिएंटेशन हो गई, ठीक है। इस तरह के पैरेलल सेट्स ऑफ प्लेन्स हमें मिलेंगे दो, ऐसे करके बहुत सारे आप ड्रॉ कर सकते हो। तो हर पैरेलल सेट से हमने क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, और वो नॉर्मल जो है, अब ये नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ करोगे, और हर एक की लेंथ क्या होगी, इंटरप्लेनर स्पेसिंग का रेसिप्रोकल होगी। तो वहाँ से उसका जो एंड पॉइंट होगा ना, वो मुझे क्या देगा, एक मार्क देगा, और वो जो मार्क यानी कि एक पॉइंट हमें मिलेगा, और वो जो पॉइंट जो है वो हर पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैरेलल सेट्स ऑफ प्लेन इन डायरेक्ट लेटिस, ठीक है। दिस इज योर डायरेक्ट लेटिस, और हमें हर पॉइंट क्या मिल रहा है, पैरेलल सेट्स ऑफ प्लेन जो है डायरेक्ट लेटिस का रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो पॉइंट्स होंगे वो कैसे होंगे, रेगुलरली अरेंज्ड होंगे, और ये क्या कहलाएंगे, आपके रेसिप्रोकल लेटिस कहलाएंगे। और ये जो है इनकी अगर मैं बात करूँ, डिस्टेंस जो है इन दिस लेटिस आर, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ इस लेटिस के अंदर, वो क्या है, रेसिप्रोकल है टू दोज इन द क्रिस्टल, ठीक है। तो यहाँ पे हर पॉइंट जो है रेसिप्रोकल लेटिस के अंदर वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल सेट्स ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हर पॉइंट जो है वो किसकी करैक्टरिस्टिक्स लिए बैठा है, सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन्स की करैक्टरिस्टिक्स बता रहा है, ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन स्पेसिफाई द ओरिएंटेशन of the plane it represent, and the distance from the point from the origin represent the interplanar spacing of that plane। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, अगर मैं कोई ओरिजिन अगर मैं कंसीडर करूँ, तो कोई ओरिजिन अगर मैं कंसीडर करूँ, तो यहाँ से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा, कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस, वो हमें क्या बता देगा, ओरिएंटेशन बता देगा प्लेन की, और जो डिस्टेंस होगा पॉइंट से ओरिजिन का, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटरप्लेनर स्पेसिंग रिप्रेजेंट करेगा सेट्स ऑफ प्लेन की। सो अब पहले हमें क्या करना पड़ रहा था, हर प्लेन को मुझे विजुअलाइज करना पड़ रहा था। अब इंस्टेड ऑफ विजुअलाइजिंग ऑल प्लेन्स, हम क्या विजुअलाइज करेंगे, हम सिर्फ इन पॉइंट से जो है हमारा काम आसान हो जाएगा, हम जो है पॉइंट्स के साथ डील करेंगे रेदर देन डीलिंग विथ
ऑल सच प्लेन्स, ठीक है ना, इन सेट्स ऑफ प्लेन्स के साथ डील ना करके हम सिर्फ पॉइंट्स के साथ डील करेंगे। तो इस तरह के इस करके जो है हमें किसकी जरूरत पड़ी थी बच्चे, रेसिप्रोकल लेटिस की जरूरत पड़ी थी। तो अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ लो। दिस इज योर डायरेक्ट लेटिस। डायरेक्ट लेटिस में क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे जो हैं पॉइंट्स हैं और उनसे निकलने वाले बहुत सारे क्या होंगे, प्लेन्स होंगे। तो हमने हर सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ क्या होगी, रेसिप्रोकल होगी उसके इंटरप्लेनर स्पेसिंग के। और वो जो लेंथ होगी जो हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो भी क्या करेगा, एक पॉइंट मार्क करेगा ऊपर। जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे इससे एक नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये जो है एक पॉइंट मार्क करेगा, हमारे पॉइंट मार्क करेगा, मान लो ये पॉइंट उसने मार्क किया, ठीक है। तो ऐसे करके हर सेट्स ऑफ प्लेन हमें पॉइंट हमें देंगे, पॉइंट मार्क करेंगे और वो जो है आपका जो पॉइंट्स होंगे रेगुलरली अरेंज्ड होंगे और वो क्या कहलाएंगे, आपके रेसिप्रोकल लेटिस कहलाएंगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अब हम हर सेट्स ऑफ प्लेन के साथ हम डील कर अब हम करने वाले हैं रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर्स फॉर ऑर्थोगोनल क्रिस्टल एक्सिस। तो यहाँ पे हमने पता है कि रेसिप्रोकल लेटिस भी क्या है, दैट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स और ईच पॉइंट रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन इन डायरेक्ट लेटिस, ठीक है ना। डायरेक्ट लेटिस के अंदर जो है सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या है, मान के चला कि हमारा जो टी वेक्टर है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब मान के चल रहे हैं कि हम जो है जो हमने ट्रांसलेशन करी है वो ए पॉइंट से मान लो बी पॉइंट में गए हैं तो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास अगर हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाना है तो हमें जो है ट्रांसलेशन वेक्टर टी की जरूरत पड़ती है और जो कंपोनेंट यूज होगा अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन वो क्या है, ए वेक्टर। सो टी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। तो यहाँ से हमारे पास जी टी इज इक्वल टू 2πn हमने ये निकाली थी, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर हमने डिफाइन किया था कि ये जो है जी टी किसके इक्वल होगा, आपका 2πn के इक्वल होगा। सो यहाँ से जी ए आ गया इंटू 2πn और यहाँ पे इंटीजर हमने एक्स डायरेक्शन के लिए इंटीजर मान लो n1 है। ऐसी इन कंपोनेंट फॉर्म अगर हम लिखें तो जी एक्स ए इज इक्वल टू 2πn1। तो जी एक्स क्या आ जाएगा, 2π बाय में ए इंटू n1। अगर हम ट्रांसलेशन वाई डायरेक्शन में करेंगे तो बी वेक्टर आएगा, टी वेक्टर किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर के इक्वल होगा। तो जी वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y बाय में बी n2। ऐसी टी हमारा जेड डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो जी जेड किसके इक्वल होगा, 2π बाय में सी n3। तो ये हमारे पास क्या है, तीनों के तीनों क्या है, इंटीजर्स हैं। अब हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इससे हमने ये फाइंड आउट किया कि जो हमारे जी के रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हैं और वो किसके मल्टीपल हैं, आपके 2π बाय में ए के, 2π बाय में बी के इन वाई डायरेक्शन, 2π बाय में सी इन जेड डायरेक्शन, ठीक है ना। अगर हमारे पास ऑर्थोगोनल एक्सिस हम यूज़ कर रहे हैं तो जी के 3 कंपोनेंट्स होंगे, 2π बाय में इन एक्स डायरेक्शन, 2π बाय में बी इन वाई डायरेक्शन, 2π बाय में सी इन जेड डायरेक्शन। अब देखो हमने क्या करना है, हमारे पास ये इक्वेशन भी थी ई की पावर आइटा जी टी इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन भी हमने डिफाइन की थी और ये किसके इक्वल था, 1 को हमने क्या लिखा था, 2π आइटा इंटू सम इंटीजर। तो हम इस टी की वैल्यू जो है हम जो जर्नल लेटेस्ट ट्रांसलेशन वेक्टर है जो हमारा टी इज इक्वल टू n1 ए n2 बी n3 सी, हम इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे। जब हम इसके अंदर इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा जो ये कैपिटल जी है वो कौन सी फॉर्म ले लेगा, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर जो है वो कौन सी फॉर्म ले लेगा, आपका एच ए के बी और एल सी। तो यहाँ पे एच के एल द्वारा से इंटीजर हो सकते हैं, 0 हो सकता है। और जो हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, जो कोऑर्डिनेट्स आपके पॉइंट्स जो होंगे, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, किसी पॉइंट के अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो वो कौन से स्पेस में होंगे, आपके रेसिप्रोकल स्पेस में होंगे या फिर आप कह सकते हो के स्पेस में होंगे। और यहाँ पे जो ए वेक्टर है, पहले क्या होता था सिंपल ए वेक्टर, यहाँ पे जो ए वेक्टर है कैपिटल ए वेक्टर वो किसके इक्वल है, 2π बाय में ए आई कैप और बी वेक्टर क्या है, 2π बाय में बी जे कैप एंड 2π बाय में सी के कैप। आया कैसे है ये भी देख लो, ई की पावर आइटा जी टी इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो जी टी की वैल्यू सब सब्सटीट्यूट करोगे इसके अंदर। तो जब हम एक्स एक्स कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी n1 ए 2π n। तो इस तरह से जो हमारा एक्स डायरेक्शन के लिए 2π में ए, ठीक है ना। तो ये जब हम इसको अच्छी तरह से 2π बाय में ए जो है इसको हम कैपिटल मान लेंगे, तो जब हम इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी आपके, ठीक है। सो बेसिकली तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म है हमारे पास, ये वाली जो फॉर्म हमने निकाली है, तो ये जो है एक्चुअली में क्या बता रही है, आपकी जो हर पॉइंट है लेटिस रेसिप्रोकल लेटिस के अंदर
अगर मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है तो मुझे जो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, दैट इज योर रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर। तो वो कौन सा होगा, आपका जी वेक्टर होगा। जो क्रिस्टल लेटिस जो है उसको हम रियल लेटिस भी कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो रेसिप्रोकल लेटिस है उसको हम रेसिप्रोकल लेटिस कहेंगे, और उसके साथ जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट एसोसिएटेड होंगे वो आपके के स्पेस कोऑर्डिनेट्स होंगे। पर रियल लेटिस के अंदर कौन से होंगे, आपके ऑर्डिनेट स्पेस यानी एक्स वाई जेड वाले जो है कोऑर्डिनेट एसोसिएटेड होंगे। अब आगे क्या कह रखा है, वी शैल हाउ एवर ऑब्टेन। अब यहाँ पे क्या कह रखा है, जो हम ए बी सी है वो हम डिफरेंट फॉर्म में भी ऑब्टेन कर सकते हैं, चाहे हमारा जो क्रिस्टल एक्सिस है वो ऑर्थोगोनल हो या फिर नॉन ऑर्थोगोनल टाइप हो। तो यहाँ पे हमारे पास जी टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू इंटीजर था। अब हम दूसरी तरीके से हम जो है ये इसकी फॉर्म लेके आ रहे हैं। सो जी टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू इंटीजर था। तो यहाँ पे हमारे पास ए जो था हम वो क्या था, 2 पाई बाय में ए इंटीजर, ठीक है, और टी एक्स की वैल्यू क्या है N1 ए। तो यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, एक्स कोऑर्डिनेट्स के लिए लिखा है। ऐसी वाई के लिए क्या होगा N2b, और क्या होगा 2 पाई बाय में बी। तो ये तो पता ही है आपको। तो यहाँ पे हमने क्या सब्सटीट्यूट करना है, जी वेक्टर की वैल्यू क्या थी, एच ए वेक्टर प्लस में के बी वेक्टर प्लस एल सी वेक्टर, और टी वेक्टर किसके इक्वल है, N1 ए N2b और N3c। तो आप इन दोनों का क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, एच ए N1 ए और क्या आ गया प्लस के बी N2b ऐसी एल सी N3c। तो ये सब्सटीट्यूट करोगे, ए की वैल्यू पुट करोगे तो 2 पाई ए इंटू सम इंटीजर है तो 2 पाई ए पुट कर दोगे आप, ऐसी 2 पाई बी पुट कर दोगे, ऐसी 2 पाई बाय सी कर दो। तो 2 पाई ए इंटू सम इंटीजर, ये भी क्या है N1 भी क्या है इंटीजर, तो टोटल N1 ही लिखा हुआ, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ से 2 पाई हमारा कॉमन आ जाएगा, 2 पाई कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एच देखो ए से ए कैंसिल, एच N1 प्लस में के N2 प्लस एल N3 हमारे पास निकल के आ गया। तो ये भी क्या है 2 पाई इंटू सम इंटीजर। तो यहाँ पे जी टी किसके इक्वल था, 2 पाई इंटू सम इंटीजर। तो यहाँ से 2 पाई इंटू सम इंटीजर यहाँ पे क्या है, ये है एच N1 के N2 और एल N3। तो इसके लिए भी हम क्या लिख सकते हैं, जब हम इसको दोबारा से कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जी वेक्टर जो है वो हमारे पास क्या है, एच ए वेक्टर है प्लस के बी वेक्टर और एल सी वेक्टर है, ठीक है। तो इन दोनों से दोबारा से हमारे पास क्या निकल के आ गया, जो जी वेक्टर है वो हमारा ये है, ठीक है। तो ये अभी के लिए इतना ही, कि ये याद रखना कि ये जो रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर को हमने किसके टर्म्स में लिखा है, फॉर ऑर्थोगोनल लेटिस टाइप के लिए भी, तो वो क्या होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। सो जर्नल केस अगर हम पढ़ना चाहें तो वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही।